एवरीवन, मैं कपिल गौतम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म दक्षिणा ई क्लासरूम पर। तो आज मैं आपके साथ जो आपका रे ऑप्टिक्स का रिफ्रैक्शन का लेक्चर 3 हुआ होगा उसके कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा। वो शायद आपको होमवर्क में दिए गए होंगे, तो वो आज हम इस बोर्ड पर डिस्कस करने वाले हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि साउंड की बेटर क्वालिटी के लिए आप ईयरफोन्स का यूज़ करें ताकि आपको कुछ भी चीज़ें सुनाई देने में या समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए बिना कोई भी आपका टाइम वेस्ट करते हैं हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आपके एग्जाम्पल 26 एग्जाम्पल 26। ठीक है, शीट है आपके पास, देख लीजिएगा एग्जाम्पल 26। ठीक है, एग्जाम्पल 26 के अंदर आपका क्या दिया हुआ है भाई? आपका दिया हुआ है कि यहां पर एक आपका सोर्स है लाइट का। ठीक है, आपको और इसका जो ये जिस सोर्स जिस मीडियम के अंदर है उसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 या फिर इसको हम 3/2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि मैक्सिमम एंगल सो दैट रे गेट रिफ्रैक्टेड। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल के बाद आपको तो पता है कि रेज क्या हो जाती है, आपकी रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है। क्या हो जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। तो आपको मैक्सिमम एंगल बताना है जिसके बाद जिस तक आपका रिफ्लेक्शन हो जाए। तो हम क्या करते हैं भाई, एक रे डाल देते हैं और वो मैक्सिमम एंगल आपको पता है कि किस तरीके से आता है भाई। ये आ गया आपका, मान लेते हैं आई। ठीक है, इसको मैं क्या बोल देता हूं, आई मैक्स। एक तरीके से किसके इक्वल होता है? ये आई सी के इक्वल होता है। क्या होता है भाई, यहां से जब रे निकलती है तो इसके ये मैक्सिमम होने के बाद ये आपका गेजिंग एमरजेंस हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? गेजिंग एमरजेंस हो जाता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है? ये आईसी। आईसी का वैल्यू हमें पता है क्या होता है भाई। आईसी का जो वैल्यू हमारे पास होता है वो होता है साइन इनवर्स 1/μ। इसका डेरिवेशन पक्का आपको बता दिया होगा। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। आईसी मेरे पास कितना आ जाएगा भाई? आईसी मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, साइन इनवर्स 1/3/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई? आईसी इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3 आ जाएगा। साइन इनवर्स 2/3 आ जाएगा। सिंपल सी चीज थी, बेसिक। आपको ऑप्टिक्स का यूज करते हुए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज में लेते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 27। एग्जाम्पल 27, इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 27। एग्जाम्पल 27 पे आते हैं। एग्जाम्पल 27 में भाई आपको क्या दिया गया है कि एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है ये रेयरर से डेंसर की तरफ। ठीक है, रेयरर आपका क्या दे रखा है? ये आपका एयर ही दे रखा है। डेंसर आपका दे रखा है, डेंसर का जो म्यू है वो आपका दे रखा है 2। ठीक है, और ये जो जिस इंसिडेंट पे ये आपका हो गया नॉर्मल, जिस आई पे ये आपकी इंसिडेंट होती है ये आई आपको दे रखा है इज इक्वल टू 2c। सी होता है आपका क्रिटिकल एंगल। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि भाई इसका रिफ्रैक्टिव एंगल आर, ये आर बताना है आपको। ठीक है, अब आर के अंदर आपका क्या चीज है भाई? आर कैसे निकलेगा? अब पहले तो सी देख लेते हैं जरा, सी क्या होगा। अब सी के लिए जो फॉर्मूला आता है वो क्या हो जाता है भाई? C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ होता है। ठीक है, तो कितना एंगल आ जाएगा भाई? साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अब ये चीज देखो कि कौन से एंगल की वैल्यू साइन की 1/2 आती है, वो होता है
30 डिग्री। क्या होता है? 30 डिग्री। तो सी यहां से कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा आपका। अब सी यहां से 30 डिग्री आ चुका है, तो जरा एक चीज देखो कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ सी, मतलब एक तरीके से कितना हो गया ये? 60 डिग्री हो गया। अब यहां पर 60 डिग्री हो गया, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? स्नेल्स लॉ का यूज कर सकता हूं। तो साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? आर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर चलाता है, 2 अपॉन में 1 हो जाएगा। तो साइन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 60 अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कितना होगा? 2 होगा। अब साइन 60 आपका कितना हो जाएगा भाई? √3/2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? साइन आर आप यहां से देख सकेंगे कि आपको आ जाएगा, साइन 60 होता है √3/2, 2 को इधर लेके आ जाएंगे, तो डायरेक्टली कैलकुलेशन कर रहा हूं, √3/4। ठीक है, तो आपका जो आर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? साइन इनवर्स √3/4 आएगी। दिस एम्प्लाइज दैट R is equal to sin inverse √3/4। ठीक है, इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल 27 खत्म होता है। अब आ जाइए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 28 पर। एग्जाम्पल नंबर 28 को जरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 28 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल 28 हम डील करेंगे भाई, क्या दे रखा है इसके अंदर? एक इस तरीके का प्रिज्म बना दिया गया है, यहां पर ये एंगल थीटा बना गया है। एक रे, इंसिडेंट रे ऐसे इंसिडेंट करी जाती है इसके ऊपर, सीधे सीधे इस रेस के पैरेलल पे, और ये इसके ऊपर इस वाले फेस पर परपेंडिकुलर हिट करती है, तो सीधी निकल जाएगी। और पूछा गया है इसके अंदर आपसे, एक तो ये चीज दे गई है भाई, म्यू कितना है इसका? 3/2। आपको इस थीटा की वैल्यू बतानी है, सो दैट रे डज नॉट क्रॉस द सेकंड सरफेस, मतलब इस सरफेस को क्रॉस ना कर पाए रे। तो जरा हम देखते हैं कि भाई थीटा की एक ऐसी कंडीशन कोशिश करते हैं कि भाई हमारे पास आ जाए कि ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाए एक तरीके से, और फिर हम उसके बाद इसको एडजस्ट करेंगे, मतलब एक तरीके से क्या हो जाएगा? ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब जरा एक चीज देखते हैं, ये क्या हो गया भाई आपका? ये हो गया थीटा। ये कितना हो जाएगा एक तरीके से आपका? ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब जरा एक चीज देखो कि जैसे जैसे मैं थीटा को छोटा करूंगा, अगर ये मेरे पास ग्रेजिंग इमरजेंस आ जाता है और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा आपका धीरे धीरे बड़ा होने लगता है इससे, तो क्या हो जाएगा भाई? रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा को बड़ा होने के लिए थीटा को छोटा आना पड़ेगा, मतलब एक ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, और उससे अगर थीटा छोटा रहेगा तो आपका क्या है कि ये रे कभी भी इसके बाहर नहीं निकले करेगा, आपका ये वाला रे इसके कभी बाहर नहीं निकले करेगा कि थीटा की पर्टिकुलर वैल्यू से छोटे के लिए। ठीक है, जरा देख लेते हैं भाई क्या चीज है। यहां पर मैं लगाता हूं भाई, एक तरीके से क्या हो जाएगा? ये एंगल आपका साइन 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर हो जाना चाहिए? 1/μ के साइन, क्योंकि ये एक तरीके से क्या है? ये क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? 1/μ के। ये आपका क्या वैल्यू हो जाता है? 1/μ 2/3 के इक्वल आ जाता है। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा 2/3 के ऊपर हो गया। और थीटा आपका क्या होना चाहिए भाई? थीटा मैंने जैसे कि बोला, थीटा जो है आपका इस पर्टिकुलर वैल्यू से, यहां से जो भी आ रही होगी वैल्यू, उससे छोटा होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि भाई कॉस थीटा में अगर आप देखते हो तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? वो 0 हो जाती है। मतलब कॉस जो है जितना छोटा एंगल लेते हैं वो बड़ा होता जाता है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब यहां से है, अगर वहां पर ऑप्शन आ गए तो कॉस थीटा
आपका बड़ा होना चाहिए कितने से, 2/3 से, और कितने से छोटा तो होता है ये, कितने 1 से छोटा होता है। तो इसका मतलब यहां से हमारी वैल्यू निकल आएंगी। इसका मतलब ये है कि आपका जो थीटा है वो थीटा जो है आपका क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए cos इनवर्स 2/3 से। ये भी चीज हम यहां से बोल सकते हैं। तो इस तरीके से करके ये वाला क्वेश्चन हमारा डन हो जाता है। ठीक है, आई होप इसके अंदर आपको कोई ज्यादा तो दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, हाँ एक चीज और समझ लीजिएगा इसके अंदर कि यहां पर जो है इसके अंदर बोला नो रे डज नॉट क्रॉस द सेकंड सरफेस, मतलब कि अगर यहां पर हम क्या है कि सी भी नहीं रख सकते, सी रखने पर क्या हो जाएगा, एमरजेंस हो जाएगा, ग्रेजिंग एमरजेंस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे ये जो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहां पर कभी इक्वालिटी नहीं आएगी, अभी यहां पर आपकी इक्वालिटी नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक आध ऑप्शन वो बनाने के लिए दे सकता है कि किसी में उसने इक्वालिटी डाल दिया। तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आप लोग एग्जाम्पल 29 पर। एग्जाम्पल 29 काफी बार इसको डील करा जाता है, कुछ एग्जाम से पूछा भी गया, तो घिसा हुआ क्वेश्चन है, बट कंसेप्चुअली काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको डील करना शुरू करते हैं। सो एग्जाम्पल 29 में आपका क्या है, ये एक ऑप्टिकल फाइबर टाइप बनाया गया है और बोला गया है, हमसे कंडीशन मांगी गई है म्यू के ऊपर, सो दैट कि इसके अंदर से कोई भी रे बाहर ना निकल पाए, जो कि ऑप्टिकल फाइबर में हमें चाहिए भी होता है, क्योंकि आपकी क्या चाहिए होती है, इमेजेस वगैरह चाहिए होती है, या फिर सिग्नल इसी तरीके से ट्रांसमिट करने होते हैं। तो क्या करते हैं हम, एक तरीके से यहाँ से इंसिडेंट रह गई, इंसिडेंट रह गई, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका एक ये हो गया इंसिडेंट, और ये आपकी टर्न होगी इस तरीके से करके। और यहाँ पर ये बोला जाता है कि भाई ये इससे बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ये क्या है, फिर से इसी के अंदर वापस आ जानी चाहिए, ये चीज हमें बोली गई है। भाई ये मैं लेता हूँ, ये आपका हो गया R1, ये आपका हो गया R2। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कंडीशन निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई हम एक ऐसी कंडीशन निकालते हैं जिसपे जस्ट ये एमर्ज हो जाती हो, मतलब आपकी ग्रेजिंग एमरजेंस हो जाती हो, ग्रेजिंग एमरजेंस हो जाती हो, मतलब ये एंगल आपका एक तरीके से कितना हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये चीज देखते हैं कि भाई क्रिटिकल एंगल जब हम निकाल रहे होते हैं, एक चीज देखिएगा कि जब हम R2 को एक तरीके से बड़ा करते जाएंगे, जैसे ये वाला जो एंगल है R2, जब हम इसको बड़ा करेंगे तो पक्का रे आपकी क्या होने वाली है, रिफ्लेक्टिव होने वाली है इसके अंदर, जब हम क्रिटिकल एंगल से हम इसको बड़ा करने लगेंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि भाई R2 की मिनिमम वैल्यू पर भी ये आपका क्या हो जाए, ग्रेजिंग एमरजेंस हो जाए, मतलब R2 की जो मिनिमम वैल्यू मुझे मिलने वाली है, तो R2 की जो भी मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, अब R2 की ले लेते हैं कि R2 आपका मिनिमम पे है। अगर R2 आपका मिनिमम पे है तो R1 कैसा होना चाहिए भाई, ये R1 आपको होना चाहिए मैक्सिमम पे, ये आपका क्या है, मिनिमम पे, ये आपका कैसा हो जाना चाहिए, मैक्सिमम पे। क्यों भैया, ये 90 है, इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, 90। तो अगर एक मिनिमम है तो दूसरा कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर ये मैक्सिमम कैसे हो सकता है भैया, इसका मैक्सिमम एंगल भाई देखो, यहां से एक रे जारी होती है, ठीक है, ये आपका इंसिडेंट होता है, तो आपकी रे कैसे हो जाती है कि ये ऐसे ऐसे आपकी इस तरफ मुड़ने लगती है, आपकी रे क्या है, इस तरीके से आपकी मुड़ने लगती है। तो आपका अगर इंसिडेंट यहां पर ग्रेजिंग इंसिडेंस बन जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका R1 जो है मैक्सिमम मान लेगा, मतलब ये रे आपकी ऑलमोस्ट इस तरीके से एंटर करनी चाहिए, मतलब ये आपका I कितना आ गया, I इज इक्वल टू 90 आ गया। अब जरा एक चीज देखो भाई, यहाँ पर I 90 है, यहाँ पर E भी 90 है, ये दोनों मीडियम भी आपके कैसे हैं, सेम ही है, तो मतलब आपके R1 और R2 कैसे हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। भाई यहाँ पर ये आपका I आपका 90 हुआ तो ये आपका R1 बना, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एक तरीके से एमरजेंस हो रहा है, तो मतलब रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से अगर मैं देखूं कि अगर ये R1 बनेगा तो ये कैसे बन जाएगा, ये आपका एमरजेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी आपका कैसा हो जाना चाहिए, R1, मतलब दोनों एंगल कैसे आ गए, इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हो गया, ये हो गया 45, ये भी आपका कितना हो जाएगा 45, क्योंकि ये तो 90 था, ये 45 मिलके 90 बना देंगे। अब तो खेल पूरा आसान हो चुका है, ये 90 है, ये आपका रिफ्लेक्शन कितने पे हुआ है, ये 45 पे हुआ है, तो एक तरीके से म्यू की वैल्यू कितनी आने लगती है, म्यू की वैल्यू आपकी आने लगती है 1 अपॉन में
साइन इनवर्स, ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल एक तरीके से यही हो जाएगा, R1 कितना हो जाएगा 40, सॉरी साइन इनवर्स नहीं, म्यू इक्वल टू साइन 45 आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये √2 आ जाएगी। अब जरा एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर म्यू आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन √2 होना चाहिए, ग्रेटर देन √2 होना चाहिए। अब थोड़ा सा जरा देखते हैं कि क्या यहाँ पर इक्वालिटी हो सकती है। हाँ, यहाँ पर हम इक्वालिटी ले लेंगे, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि भाई इक्वालिटी ले ली तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेजिंग एमरजेंस हो जाएगा, रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं। लेकिन आप ये चीज सोचिए कि इस रे को अगर आपको इसके अंदर डालना है तो आप एग्जैक्ट कभी भी 90 डिग्री का एंगल नहीं रख सकते, इससे हल्का सा छोटा हो जाएगा। अब अगर इससे हल्का सा छोटा हो गया तो आपका देखेंगे कि ये R1 छोटा हो जाएगा, R1 छोटा हो जाएगा, जो आपका R2 था यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बड़ा होते ही आपका क्या हो जाएगा, ये इक्वालिटी पर भी काम करने लगेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, म्यू आपकी इक्वालिटी पर हम ले सकते हैं। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इसका कि इक्वालिटी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि दो ऑप्शन दे सकता है। फिर से यहाँ पर क्या करेगा, एक में इक्वालिटी लगेगा, इसमें ये दोनों सिंबल डाल देगा, तो यहाँ पर बच्चे काफी कुछ इसके अंदर गड़बड़ कर सकते हैं आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अब आते हैं आपके सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ, इसको छाप लीजिएगा, आपके सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की तरफ। सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में आपका पेज नंबर 260 पर है, बहुत इजी से क्वेश्चन है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक कट डायमंड स्पार्कल्स बिकॉज ऑफ इट्स, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक डायमंड स्पार्कल क्यों करता है। पहला ऑप्शन हार्डनेस की वजह से, नहीं, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, हाँ। ठीक है, एमिशन ऑफ लाइट बाय डायमंड, एमिट तो नहीं करता भाई, डायमंड है, कोई रेडियम तो है नहीं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कि कोई चीज एमिट करेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, नहीं, एब्जॉर्ब भी नहीं करता भाई वो। ठीक है, किस लिए, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। 15 का हो जाएगा आपका 2। अब 17 का देख लेते हैं भाई, टोटल इंटरनल, बेसिक सी चीज है भाई, ये तो सबसे पहले सिखाई जाती है रिफ्रैक्शन के अंदर। अगर किसी को ये नहीं पता है तो इसका मतलब उसको सुरेंद्र सर का पहले लेक्चर देख लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई आपका, किस तरीके से होता है भाई आपका, म्यू जो होना चाहिए आपका, म्यू जो होना चाहिए आपका वो बड़ा होना चाहिए 1 में साइन आई से, 1 में साइन आई से। अगर आपका म्यू बड़ा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज अभी पूछी इसके अंदर क्या है, क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल 18, क्वेश्चन नंबर 18 है। ये आपके थे 15 था, ये अभी जो डील करा है, सबसे पहला 15 था, अभी जो डील करा है ये आपका था 17, और अभी हम डील कर रहे हैं 18 क्वेश्चन के अंदर क्या है, फिर से बकवास सा एक क्वेश्चन है भाई, किसी को अगर नहीं आया हो तो फिर से लेक्चर जाके अटेंड करें। पूछा गया है कि भाई एक मीडियम है, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट होती है, ठीक है, और इंसिडेंट होती है किस पे, क्रिटिकल एंगल पे। ये आपका कितना है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है आई आपका। तो पूछा गया कि भाई रिफ्रैक्टिव एंगल मतलब किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेजिंग इंसिडेंस हो जाती है, आपको पता है ये आपका किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। तो इस तरीके से 15, 17, 18 खत्म होते हैं ये 3 क्वेश्चन। आगे आ जाते हैं भैया, आगे आ जाते हैं। अब आप आ जाइए पेज नंबर 307 पर, पेज नंबर 307 पर क्वेश्चन है आपका C1। C1 फिर से बहुत बेकार सा क्वेश्चन है, जिसको ये नहीं आया फिर से मैं कहूंगा कि भाई लेक्चर अटेंड करें सुनील सर का अच्छे से, उसके बाद यहाँ पर आए। तो क्या बोला गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स इन वेव व्हेन वेव एंटर्स फ्रॉम, भाई किस कहां से, ग्लास फ्रॉम एयर। ठीक है, नहीं, कैसे आनी चाहिए, डेंसर से रेयर की तरफ आनी चाहिए। यहाँ पर तो पहले ऑप्शन में क्या है, आपकी रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है। एयर फ्रॉम वैक्यूम, नहीं ये भी सही नहीं है। वाटर फ्रॉम एयर, ये सही होगा। तो C1 का कितना हो जाएगा, C1 का 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से आपका C4 है। भाई C4 के अंदर क्या है,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ ए बीम ऑफ लाइट अकर्स व्हेन बीम ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम, भाई ये तो सबसे पहले ही पढ़ाया था, यहीं से तो हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए आई थिंक सुरेंद्र सर ने बहुत अच्छे से ये सब चीज डील करी गई है, तो मुझे इसको डील करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर किसी को लग रहा है तो वो फिर गलत लेक्चर पे आ चुका है, गलत एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आ चुका है। ठीक है, इससे पहले आपको सुरेंद्र सर का रिफ्लेक्शन का थर्ड लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। C6 पे आ जाइए। C6 पे क्या दे रखा है भाई, एक ए लाइट वेव ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास टू वाटर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाटर दे रखे हैं। ठीक है, क्रिटिकल एंगल बताना है भाई, आपका क्या चीज दे रखी है। ठीक है, आपका यहाँ का म्यू क्या दे रखा है, इसका म्यू है आपका 3/2, एक यहाँ का म्यू क्या दे रखा है, यहाँ का म्यू दे रखा है आपको 4/3। आपको बताना है कि क्रिटिकल एंगल मतलब एक तरीके से IC बताना है यहाँ पर। तो एक तरीके से आप ये करो कि भाई क्या होता है कि हम देखते हैं डेंसर, तो ठीक है ये डेंसर रहा होगा, तो डेंसर हम कैसे देख लें भाई, एक तरीके से हम जो है इसको देख लें ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में, मतलब हम यहां से देखें इस वाले मीडियम को कि ये कितना डेंस है। तो म्यू रिलेटिव जो मेरे पास हो जाएगा, ठीक है, इसको हम म्यू1 नाम देते हैं, ये हमारा सॉरी इसको मैं म्यू2 नाम देता हूँ, इसको मैं म्यू1 नाम देता हूँ। तो क्या हो जाएगा देखिए म्यू2/म्यू1 क्या हो जाएगा भाई, ये मेरे पास म्यू2/म्यू1 3/2 अपॉन में 4/3 कितना आ जाएगा भाई, ये 9/8 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी आ जाएगी म्यू आर की वैल्यू। ठीक है, वही हमारे लिए मैटर करती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एक तरीके से यहाँ से यहाँ देख रहे हैं। पहले हमारे ऑप्शन में क्या होता था, पहले हमारे पास यहाँ पर एयर होती थी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था, यहाँ का म्यू होता था डायरेक्टली। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर एयर नहीं है, तो मुझे क्या है एयर के रिलेटिव में तो इसका म्यू का म्यू ही रह जाएगा, क्योंकि म्यू डिवाइड बाय 1 हो जाता था चीज। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या है इसके रिलेटिव में मैं इसको देखूंगा कि भाई ये कितना डेंस है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं जरा साइन इनवर्स। म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, म्यू इक्वल टू 1 अपॉन में साइन IC हो जाता है। तो यहां पर मेरे ख्याल से यहां पर क्या आ जाएगा हमारा म्यू रिलेटिव हो जाएगा। इसको मैं इधर लेके चला जाऊंगा, इसको मैं इधर लेके चला जाऊंगा, आगे लिख देते हैं यहाँ पर साइन IC मेरे पास कितना हो जाएगा 1 अपॉन में म्यू आर हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा भाई, IC को जब मैं लिखूंगा तो म्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/8 लिखनी पड़ेगी। तो ये आपकी आ जाएगी फिर से दिस एम्प्लाइज दैट ना डायरेक्ट लिख रहा हूं IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9। इस तरीके से करके आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, C6 क्वेश्चन हमारा खत्म होता है इसी के साथ ही। अब आ जाइए आप C22 पे, C22 क्वेश्चन पे। C22 क्वेश्चन पे आ जाएंगे फटाफट से। C22 क्वेश्चन फिर से एक बकवास सा क्वेश्चन है भाई, सीधे सीधे पूछा गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे ऑफ लाइट इज पॉसिबल व्हेन द रे गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड आई शुड बी ग्रेटर देन IC, मतलब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। बेसिकली डेफिनेशन ही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे C22 में पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब आ जाइए आप C23 पर। ठीक है, C23 पर क्या दिया गया है, एक डाइवर है। ठीक है, एक डाइवर है जो कितनी डेप्थ पर है, 12 मीटर की डेप्थ पर है इन वाटर। सी इज द स्काई इन ए कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, अब ये देखो एक यहाँ पर एक क्या ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर है ये। ठीक है, तो ये क्या है कि एक चीज समझो कि जैसे कि यहां से आपकी इस तरीके से जाती है ऐसे लाइट,
और आपकी इस तरीके से ऐसे होने लगती है। ठीक है, मान लेते हैं कुछ ऐसे ही होगी, कुछ इससे बड़ा एंगल होता है तो एक आपका क्रिटिकल एंगल आ जाता है जिसमें आपका क्या हो जाता है, अब स्काई तो पूरा ऐसे बड़ा हो जाता होगा, तो मतलब कि जो रे आपकी जस्ट ग्रेजिंग इमरजेंस निकलती होगी 90 डिग्री पे, वो पूरे के पूरे स्काई को कवर कर लेती होगी, ऐसे ऐसे करके रेज आपकी सारी कवर कर लेंगी। तो इसने पूछा है कि भाई आपका जो ये एंगल है जिसके अंदर पूरा स्काई इसको दिख रहा होगा, ये जो एंगल है, ये एंगल, ये कितना बना होगा। तो एक तरीके से ये आपका क्या है, वो इसी एंगल के इक्वल है, और ये किसके इक्वल हो जाता है, ये IC के इक्वल हो जाता है। और यहाँ पर इसका म्यू जो है वो कितना दिया है, म्यू दिया है, वाटर है। ठीक है, तो वाटर का म्यू कितना हो जाता है भाई, 4/3 है। तो पूछा गया है सेमी वर्टिकल एंगल, ये एंगल पूछा था एक तरीके से, कौन सा, ये वाला, मैं फिर से बताता हूँ, ये वाला एंगल है टोटल। ठीक है, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, IC के इक्वल ही हो जाएगा। IC किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/μ, ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, सिंपल सी चीज है, ये आपका किसके इक्वल हो गया, IC आ गया, और वही क्या आ जाएगा, वही आपका ये वर्टिकल हाफ एंगल आ जाएगा जो एक्चुअल में क्वेश्चन में उसने पूछा है कि भाई ये एंगल कितना बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आप क्वेश्चन C24 पर। C24 पर पढ़ लीजिए एक बार। C24 के अंदर आपका पूछा गया है द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड, ठीक है, इज द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज, पहला ऑप्शन है अबाउट 20 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। देखिए इसके अंदर क्या करा है, इसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है डायमंड का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसने क्या दे दिया है, उसका म्यू दे दिया है आपका 2। तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा भाई, क्रिटिकल एंगल IC बनेगा इसके लिए साइन इनवर्स 1/μ होता है। क्या हो जाएगा डायरेक्टली इसके लिए, साइन इनवर्स 1/2 हो जाता है। ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा भाई 1/2 कब होती है, 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 2.4। ये जो चीज 2 लिखी गई है ना, वो ब्रैकेट में लिखी गई है। काफी बच्चे इसके अंदर क्या करेंगे कि 2.4 मान के सॉल्व कर देंगे और लेस देन 30 डिग्री वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे, जो इसके अंदर सबसे पहला दिया भी गया है अबाउट 20 डिग्री। और इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन में उनके गलती करने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से C24 में इसलिए ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़िए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़िए, क्योंकि इसके अंदर आपके डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 2 दे दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर C24 डील करा मैंने। C24 आगे बढ़ते हैं भाई। अब आ जाइए आप, एक है आपके इसी शीट के अंदर सॉल्व्ड मिसलेनियस प्रॉब्लम्स दे रखे हैं। ठीक है, तो उसको आज हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हम 1 से 17 तक लगातार सारी की सारी प्रॉब्लम को डील करेंगे, क्योंकि वो शायद आपकी पहले दी गई होंगी या फिर अभी दी गई है आपको होमवर्क के अंदर, तो देख लीजिएगा। प्रॉब्लम आपकी 1 है। प्रॉब्लम 1 के अंदर आपका क्या दिया गया है भाई, एक मिरर बना दिया गया है। ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसको O2 बोल दिया है, और क्या करा है, एक O1 दिखा दिया है, एक O4 दिखा दिया है, एक O3 दिखा दिया है, और यहाँ पर O3 है। पूछा गया है कि भाई किस ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बनेगी, भाई सबके क्या है, लाइट रेस से होकर रिफ्लेक्ट होकर जाएगी तो इसकी इमेज भी बन जाएगी, इसकी बन जाएगी, इसकी इमेज भी बन जाएगी, लेकिन लाइट कभी घूम के तो आती नहीं है ऐसे। तो इसकी क्या है कि इसकी रेज इस तक नहीं पहुंच पाएंगी, इसके फ्रंट वाले पोर्शन तक, बैक वाले नहीं, ये बैक वाला है और ये फ्रंट वाला है,
तो इसकी O3 की इमेज आपकी नहीं बनने वाली है कभी भी, क्योंकि मिरर के पीछे वाले ऑब्जेक्ट की कभी इमेज नहीं होती। जैसे अगर ये पूरी आप एक्सटेंड कर दीजिए इस लाइन को, ठीक है, तो इसके पीछे वाले लाइन की कभी भी इमेज आपकी नहीं बनती है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 2 पे आएंगे फटाफट से। प्रॉब्लम 2 को एक बार आप देख लीजिए। प्रॉब्लम 2 के अंदर आपका क्या दे रखा है, एक मिरर दिया गया है भाई आपको, ठीक है, इसको हमने बड़ा सा एक मिरर बना लिया। एक ए बी ऑब्जेक्ट है, एक ए बी ऑब्जेक्ट है जिसको एक ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करना है। इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा सा बना लेते हैं भाई। ये मेरे पास क्या होगा, ए बी हो गया, ठीक है। मिरर को ही मैंने क्या कर लिया, थोड़ा सा बड़ा कर लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ए बी है और ये आपको ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करें। इसके अंदर एक चीज नहीं दे रखी है कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो आपका ए बी और मिरर के बिल्कुल बीचों बीच है, बिल्कुल बीच में है ये आपका ऑब्जर्वर। इस ऑब्जर्वर को क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को देखना है। तो आपको बोला गया है कि भाई इसकी जो लेंथ, मिरर की लेंथ कितनी रिक्वायर्ड होगी ऑब्जर्वर के लिए। तो हम क्या कर देते हैं कि भाई 2 एंड पॉइंट्स को इसके देख लेते हैं। अगर दोनों एंड पॉइंट दिख गए तो बाकी की बीच की चीज तो अपने आप दिख ही जाएगी। तो जरा कोशिश करते हैं इसको बनाने की। तो आपका क्या बन जाएगा भाई, इंसिडेंट रे डालते हैं ए से होते हुए जो आपकी कहां पहुंचेगी, ऑब्जर्वर पर पहुंच जाएगी, ठीक है। आपकी ये पहुंच गई ऑब्जर्वर पर, ठीक है। ये एक रे इंसिडेंट रे क्या होगी, यहां से आपकी इस तरीके से एक रे आपकी आई और ये इस तरीके से यहां पर पहुंच गई, ठीक है। मैंने क्या करा, अब ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये आपकी क्या है, ये नॉर्मल है भाई। ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा भाई। क्या है ये, एक तरीके से I इक्वल टू आर यूज करा है, कोई बड़ी चीज नहीं करी है मैंने यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं जरा। आगे जब हम देखेंगे तो आपका ये एक मैंने बना दिया, ठीक है, और एक ये हम बनाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, हमें बनाते हैं। एक ये बना दिया और एक उन्हें बना दिया भाई यहां पर। अब ये एक पॉइंट था ए, इसको मैं नाम देता हूं भाई, इसको मैं नाम देता हूं ओ, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं पी, ठीक है। और ये मेरे पास हो गया क्या नाम दे दें, सी डी ई, और ये हो गया आपका एफ, ठीक है। अब जरा समझिएगा कि मुझे जो मिरर चाहिए एक तरीके से, अब अगर ये मेरे पास ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये मेरे पास, मैं इसको नाम कुछ और देता हूं, इसको P और इसको Q देते हैं क्योंकि O से हम ऑब्जर्वर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब मेरे पास जो लेंथ जो मिरर की चाहिए होगी वो कितनी चाहिए होगी, DOF की मुझे एक लेंथ चाहिए। तो एक तरीके से मुझे क्या करना है, DOF निकालना है। जरा DOF निकालने का ट्राई करते हैं हम। देखो यहाँ पर देखो, DOF निकालने के लिए हम यूज करेंगे सिमिलर ट्रायंगल को। सिमिलर ट्रायंगल के अंदर के हिसाब से हमारे पास क्या है भाई, ये लेंथ आपकी कितनी है, मान लेते हैं CP है। CP और DP में क्या रिलेशन है कि भाई DP जो है CP की आधी है, DP जो है CP की आधी है, और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं। अगर आपकी DP CP की आधी है, DP CP की आधी है, ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी भाई, आपकी जो DO होगी, जो दिख नहीं रही है, जो DO होगी वो AC की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी भाई। इस ट्रायंगल की हर चीज इस ट्रायंगल की आधी हो जाएगी। तो ये आपकी क्या है, एक तरीके से परपेंडिकुलर वाली लाइन, ये इसकी परपेंडिकुलर वाली लाइन,
ये इसकी परपेंडिकुलर वाली लाइन की इसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी भाई, DO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC/2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जरा यहां पर देख लेते हैं भाई, इसके अंदर भी हमारे पास वही है, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला देखो, FQ EQ की आधी है, FQ EQ की आधी है। ठीक है, तो इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल की क्या हो जाएंगी चीजें आपकी, इस वाले ट्रायंगल की आधी हो जाएंगी। मैं आपके हिसाब से बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ। BE इसका मतलब आपकी FO जो होगी वो BE की आधी हो जाएगी, FO आपकी FO BE की आधी हो जाएगी चीज। ठीक है, अच्छा अब ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ कितनी थी भाई, ऑब्जेक्ट की अगर हम टोटल लेंथ देखेंगे, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि BE क्या है आपकी ट्वाइस ऑफ FO और AC क्या है आपकी ट्वाइस ऑफ DO। मतलब एक तरीके से इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ DO, और ये मेरे पास क्या है, ट्वाइस ऑफ FO। ठीक है, और ये वाली लेंथ कितनी है भाई टोटल, इसको मैं पीछे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये वाली लेंथ कितनी है FO, और ये वाली लेंथ अप टू दिस पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक की लिखी थी, इसको मैं कोई नाम दे देता हूं, बोलिए O डैश नाम दे दिया। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी DO। अच्छा मुझे जो मिरर चाहिए वो कितना चाहिए, DO प्लस FO चाहिए, DO प्लस FO का मिरर चाहिए। ठीक है, टोटल ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है भाई, ये कितनी है 2DO प्लस DO कितनी हो जाएगी 3DO, 3DO। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा FO प्लस FO 3FO, ये क्या हो जाएगी भाई टोटल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब DO प्लस FO कितना हो जाएगा, DO प्लस FO कितना हो जाएगा आपका L/3। ये क्या हो जाएगा, यही तो मुझे चाहिए था, ये कितना हो जाएगा भाई L/3 लेंथ की आपकी मुझे मिरर चाहिए होगा भाई। ठीक है, ये इसके लिए सिंपल वाला क्वेश्चन तो आपको करा ही दिया होगा कि अगर आपका ऑब्जर्वर सीधे सीधे यहाँ पर आ जाए, उसके लिए L/2 होता है। अगर ऑब्जर्वर की पोजीशन आपकी क्या आ जाती है, बीच में आ जाती है, तो आंसर क्या लगता है आपका L/3। उस क्वेश्चन के अंदर आपका क्या है कि गड़बड़ दे रखा है आंसर, ऑब्जर्वर आपका बीच में लगाया गया है ना कहीं, तो आपका इस तरीके से आपका सॉल्व होगा, आंसर आएगा L/3। वहां पर क्या चीज दे दी थी L/2, जो आपकी गलत है उसके अंदर। ठीक है, वो कब होगा, अगर ऑब्जर्वर आपका यहां पर आ जाए तब। आगे बढ़ते हैं भाई, अब आ जाइए प्रॉब्लम नंबर 3 पे। यहाँ पर सारी प्रॉब्लम सीरियल वाइज ही चलेंगी हमारी। अब आ जाइए आप प्रॉब्लम नंबर 3 पे, ये मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं शायद। प्रॉब्लम नंबर 3 पर, ठीक है, मिरर का क्वेश्चन है, प्लेन मिरर के लिए। क्या दिया गया है भाई, प्लेन मिरर आपका इस साइड में जा रहा है कितना 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, पूछा गया है कि इसकी इमेज कितने उससे जा रही होगी भाई। सीधे सीधे पहले तो इसके लिए फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, O है, ये आपकी I है, और अगर आपका मिरर चल रहा हो तो कितनी हो जाती है ट्वाइस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मिरर। ठीक है, इन सेम डायरेक्शन ऑफ द मिरर, मतलब मिरर की सेम डायरेक्शन के अंदर ये आपकी इमेज की वेलोसिटी आ जाती है। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब कोई बच्चा बोले कि भाई वो तो भूल गया होगा अब तक डेरिवेशन, तो जरा देख लेते हैं किस तरीके से करके कि भाई एक तरीके से ये कितना हो जाता है, ये आपका x है, तो ये भी आपका एक तरीके से कितना हो जाता है x हो जाता है। ठीक है, तो I का जो है विद रिस्पेक्ट टू O, I का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आपका 2x हो जाता है। I की जो वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू O, वो कितनी हो जाती है भाई, इसका डिस्टेंस भाई अगर ये आपका इधर जा रहा है तो इधर जा रहा है, तो ये आपका कितना है, एक तरीके से जैसे मान लेते हैं डेल्टा x हो गया होगा, डेल्टा x इसके अंदर बढ़ गया होगा प्लस डेल्टा x, तो इसके अंदर भी इधर कितना हो जाएगा प्लस आपका डेल्टा x हो जाएगा। मतलब अब I और O के बीच का डिस्टेंस कितना हो चुका है, ट्वाइस ऑफ डेल्टा x बढ़ चुका है। ठीक है, कितने
टी टाइम के अंदर। अच्छा, अब डेल्टा एक्स भाई, ये मिरर आपका इधर क्या होगा, डेल्टा एक्स बाय टी आपकी क्या थी, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ द मिरर थी। तो मतलब ये इसकी क्या हो गई, डेल्टा एक्स बाय टी, ये इसकी ट्वाइस हो गई। और आप देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन भी आपकी सेम ही आने वाली है। ठीक है, इसका वेक्टर वगैरह के थ्रू करके नहीं बता रहा हूं मैं आपको। आपकी क्या है, आपको समझ में आएगा कि भाई मिरर आपका दूर जा रहा है तो आपकी इमेज भी क्या हो रही होगी, ऑब्जेक्ट से दूर ही जा रही होगी। ठीक है, आपकी इमेज पहले जो भी थी, जो उसकी पोजीशन थी, उससे दूर ही जा रही होगी। मतलब एक तरीके से क्या है, सेम उसमें आ रखी है, सेम सेंस के साथ आ रखी है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 पे आ जाइए। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4 पे आ जाइए। प्रॉब्लम नंबर 4 के अंदर आपको क्या दिया गया है भाई, एक आपका कॉनकेव मिरर बना दिया गया है, इसके पीछे एक आपका यहां कहीं प्लेन मिरर बना दिया गया है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, कितने डिस्टेंस पर, 15 सेंटीमीटर पर। दिया गया है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, ये आपका 15 सेंटीमीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गया भाई, कितना है, 20 सेंटीमीटर। पूछा गया है कि इस ऑब्जेक्ट की आफ्टर, पहला आपको क्या है, इसको हमने M1 नाम दिया है। M1 पे पहला रिफ्लेक्शन लेने के बाद इसकी आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन इमेज कहां पर बनेगी। तो जब देखते हैं, पहला रिफ्लेक्शन लगा के देखते हैं कि भाई इमेज कहां बन रही है। तो हमें पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कितना हो जाएगा भाई, इसका f नेगेटिव में होता है 1/10। पुरानी चीजें हैं, 1/v 1/10 प्लस 1/15। देखोगे कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा -1/30 आ जाएगा। 1/v, v एक तरीके से कितना आ जाएगा भाई, -30 आएगा। माइनस मतलब उल्टा, उधर की डायरेक्शन में गया है। तो मतलब ये डिस्टेंस भाई आपका कितना था, यहाँ से 25 था। तो पीछे आपका एक तरीके से ये कितना चला जाएगा भाई, यहाँ से 30 चला जाएगा। तो मतलब इसके भी पीछे 5 सेंटीमीटर है। ये एक तरीके से क्या बन जाएगा, ये इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बन जाएगा। भाई इमेज बन थोड़ी पाएगा, इससे पहले रेज इससे स्ट्राइक हो जाएंगी। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है प्लेन मिरर पे, वो आपकी रियल बनेगी। वो कहाँ बनेगी, वो आपकी रियल बनेगी। वो आपकी इतनी बनेगी 5 सेंटीमीटर यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर ये आपका हो गया। ये एक तरीके से हो गई आपकी, ये क्या थी आपकी, पहला था। ठीक है, ये आपकी I1 थी, ये एक तरीके से आपकी I2 हो जाएगी। अब इसका रिफ्लेक्शन भाई ये कितना हो गया, एक तरीके से ये कितने पे आ गया, 25 माइनस 20 पे आ गया। ये तो ये कितना हो गया, ये 20 पे आ चुका है। अब 20 एक तरीके से क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। तो फिर से आपकी इमेज कहां से आ जाएगी, वो आपकी यहीं पर ही आ जाएगी। ठीक है, तो फाइनल इमेज, इसका पहला रिफ्लेक्शन यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर बनने के बाद इमेज यहाँ आई। इसकी इमेज फिर से इस पर रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ आ जाएगी, यहीं आ जाएगी। तो कितने पर आ गई फाइनल इमेज, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम M1। ठीक है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज आ चुकी है। ये आ गया आपका प्रॉब्लम नंबर 4 खत्म। आगे देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 को फटाफट से रीड आउट कर लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 5 को फटाफट से आप लोग रीड आउट कर लीजिए। पेन थोड़ा सा वीक पड़ गया है यहाँ पर। प्रॉब्लम नंबर 5 के अंदर दिया गया है, एक आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इसके आगे एक कॉइन रखा गया है। कॉइन का डिस्टेंस मिरर से कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है। दिया गया है कि कॉइन की जो इमेज है वो रियल है, तो रियल इस साइड आ जाएगी। और कितनी है ये,
अगर ये x है इसका, तो ये आपका कितना है, ये आपका 4x है, मतलब 4 टाइम्स दे दिया गया है। इसका मतलब m जो होता है वो आपका कितना होता है, माइनस वी बाय यू होता है। ये किसके इक्वल दे दिया एक तरीके से, -4 के इक्वल। तो ये इसके अंदर पूछा गया कि भाई इमेज डिस्टेंस बताना है, एक तरीके से v पूछा गया है। तो -v अपॉन में u मेरे पास कितना है, u है मेरे पास -10 इक्वल टू मेरे पास कितना है, -4। तो यहां से मेरे पास क्या आता है भाई, दिस एम्प्लाइज दैट v आपका किसके इक्वल आ गया, ये तो ये कट जाएगा, v इक्वल टू आ गया -40 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल सी चीज थी, देख लीजिएगा इसको अच्छे से। और अब आते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 6 पर। अब आते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 6 पर। फटाफट से प्रॉब्लम नंबर 6 को रीड आउट कर लीजिए। इसके अंदर दिया गया है कि भाई आपका एक स्टैचू है जो आपका प्लेस्ड इन, एक स्टैचू है, एक स्फेरिकल मिरर के सामने रखा जाता है। वो स्फेरिकल मिरर मैं कैसे कह सकता हूं कि आपका कॉनकेव है। देखो भाई इसके अंदर दिया गया है कि आपका जो हाइट ऑफ द स्टैचू है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हाइट ऑफ द इमेज आपकी कैसी है, हाइट ऑफ द इमेज कैसी है, 0.5 सेंटीमीटर, और साथ में इन्वर्टेड भी है। तो मतलब छोटी तो आपकी कॉन्वेक्स में भी बन सकती थी, लेकिन वहां पर क्या होती है, इरेक्ट बनती है। यहाँ पर क्या है, इन्वर्टेड है। तो इसका मतलब ये काम तो सिर्फ कॉनकेव मिरर का ही रहा होगा, इसके अलावा और चीज नहीं हो सकती। ठीक है, हम जो है आगे देखते हैं कि इसको किस तरीके से करना है। भाई ये हमारा हो गया एक तरीके से स्टैचू हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया 1 सेंटीमीटर का, इसकी इमेज बन गई, इसकी इमेज बन गई 0.5 सेंटीमीटर की। और क्या चीज हमें दे दी है, इसके अंदर दे दी है कि लोकेटेड कहां पर है, इसका डिस्टेंस जो यहां से इसकी इमेज का वो कितना है, यहां से 10 सेंटीमीटर का है। तो आपसे पूछा गया है कि भाई इसकी फोकल लेंथ बतानी है। भाई अगर ये आपका 10 है, ये आपको पता है ना कि ये आपका 10 है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका डबल है। इसका मतलब ये सीधे सीधे बोल रहा हूँ, ये आपका कितना हो गया होगा, ये आपका हो गया होगा 20 सेंटीमीटर, और दोनों ही आपके नेगेटिव में है। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू कितना होता है, 1/f होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1/-10 प्लस 1/-20 इज इक्वल टू आपका हो जाता है 1/f। ठीक है, 1/f, इसका कितना आ जाएगा भाई आंसर, इसका आ जाएगा 20 माइनस साइन कर लेते हैं हम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 + 1। तो इसके थ्रू आपकी f की जो वैल्यू आएगी, f की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -20/3। वो इसने हमसे जानने के लिए बोली थी। और नेचर ऑफ द मिरर मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये किस कैसा होगा, ये आपका कॉनकेव होगा। कॉन्वेक्स हो सकता था पर वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जरा देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से इसको प्रॉब्लम नंबर 6 मैंने यहां पर डील करा था। अब आ जाइए आप प्रॉब्लम नंबर 7 पे। ठीक है, इसके अंदर दिया गया है कि भाई एक लाइट रे आती है आपकी, एक लाइट रे आती है और वो अपने पाथ से डिविएट हो जाती है। डिविएशन कितना दिया गया है, 30 डिग्री का। ये आपका क्या हो गया, एक तरीके से डेल्टा हो गया। और बोला गया है कि आपका जो इंसिडेंस एंगल है, इंसिडेंस एंगल है वो कितना है भाई, आपका इंसिडेंस एंगल इसने दिया है वो है 3 टाइम्स ऑफ दिस डेल्टा। 3 टाइम्स ऑफ दिस डेल्टा का मतलब एक तरीके से क्या हो गया, 3 × 30 एक तरीके से हो गया 90 डिग्री। मतलब क्या है ये आपका ग्रेजिंग
इंसिडेंस, मतलब मैं इसको थोड़ा सही से बना दे क्योंकि अब तो हमें पता लग चुका है। ये आपका हो गया इस तरीके से, ये आपका एंगल हो जाएगा कितना, I इज इक्वल टू 90। अब ये 90 से जा रही थी तो आपकी क्या हुई, डेविएट होगी, तो मतलब एक तरीके से कितने हुई ये, यहां से इसने एंगल बनाया, ये आपका एंगल हो गया 30 डिग्री का, क्योंकि यही इसी लाइन के साथ ही होता। ये 30 हो गया तो ये कितना हो गया, 60 हो गया। तो पूछा क्या गया है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। भाई मुझे इसका म्यू बताने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो एक तरीके से मैं क्या कर देता हूँ, वही साइन, एक तरीके से क्या है ये भाई आपका, ये 60 क्या हो जाएगा, 60 आपका हो जाएगा ग्रेजिंग इंसिडेंस हो जाएगा। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से अगर लाइट ऐसे जाएगी तो ऐसे निकल जाएगी, तो 60 डिग्री एक तरीके से क्या हो जाएगा भाई इसका ग्रेजिंग, सॉरी 60 डिग्री इसका हो जाएगा क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। और 60 डिग्री जैसे इसका क्रिटिकल एंगल होता है तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 में साइन 60 कितना हो जाएगा ये भाई, ये आपका 2/√3, क्योंकि साइन 60 कितना होता है, √3/2 आया हुआ, 2 उछल के ऊपर चला गया, तो ये आ गया मेरे पास म्यू। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 8 को, प्रॉब्लम नंबर 8 को जरा देखते हैं कि क्या दिया गया है। दिया गया है एक कॉइन है भाई, एक कॉइन है एक मीडियम के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका √2, ठीक है। ये इसके फ्लोर पे पड़ा हुआ है। ये लेंथ जो आपको दे रखी है वो दे रखी है आपकी 2 मीटर, ठीक है। और यहीं पर आपकी क्या है, ये आपकी एक तरीके से 1 मीटर पे एक ऑब्जर्वर है। ये आपका मैंने आई के रूप में एक ऑब्जर्वर बिठा दिया है। क्या क्या चीज दी गई है, एक रे इसके ऊपर से जाती है इस तरीके से करके, और वो आपकी यहां पर 45 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। और पूछा गया है कि हमें ये डिस्टेंस बताना है x, ठीक है। ये डिस्टेंस बताना है, तो ये डिस्टेंस क्या है कि दो डिस्टेंस से मिलके बना है। अगर मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लूं, जैसे ये वाला हो गया x1, ये हो गया x2, और जरा देखते हैं कि भाई ये एंगल I जो होगा ये होगा कितना, साइन I अपॉन में साइन R की जगह कितना हो जाएगा, साइन R की जगह साइन 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 45 का इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 में और इसका नीचे √2। साइन आई की वैल्यू निकालनी, साइन 45 मेरे पास कितना होता है 1/√2, ये उधर चला जाएगा, यहां से मेरे पास आ जाएगा साइन आई इज इक्वल टू 1/2। ये कब होता है, आई इज इक्वल टू एक तरीके से कितना आ जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री ये मेरे पास आ चुका है। अब अगर ये मेरे पास 30 है तो x2 मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, ये लेंथ कितनी 2 मीटर, तो x2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan 30। तो x2 मेरे पास कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। और x1 कितना हो जाएगा भाई, ये तो आपका 45 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ये आपका लेंथ कितनी हो जाएगी, जो ये है भाई, ठीक है। तो ये क्योंकि ये 45 तो ये 90, तो ये भी कितना 45 हो जाएगा। तो ये और ये लेंथ आपकी इक्वल कितनी हो जाएगी, ये 1 मीटर। तो एक तरीके से मेरे पास टोटल x कितना आया, जो आपका x1 प्लस x2 के इक्वल था वो मेरे पास आएगा 2/√3 प्लस 1, ये मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 8 फिनिश। अब हम आते हैं प्रॉब्लम 9 पर। प्रॉब्लम 9 पर प्रॉब्लम 9 के अंदर जरा पढ़ लीजिए इसको।
प्रॉब्लम प्रॉब्लम 9 के अंदर क्या दे रखा है भाई आपको, एक इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, ये आपके कितने 30 डिग्री के एंगल पे आती है, तो किधर मुड़ेगी, इधर ये मुड़ जाएगी, ठीक है, और फिर से ये इसी पे चली जाएगी, और किस लाइन के पैरेलल होगी, इस वाली लाइन के, जो ओरिजिनल लाइन के पैरेलल होती है। ये आपको ग्लास स्लैब में सर ने बहुत अच्छे से बता दिया गया है। और इसका शिफ्ट, जिसका लेटरल शिफ्ट है ये, जिसे बोलते हैं, इसकी वैल्यू दे दी गई है, वो कितनी है 3.82, यूनिट नहीं लिखना, 3.82 सेंटीमीटर है, ठीक है। पूछा गया है कि भाई ये डी कितना होगा अगर ये इतना हुआ है तो, और मुझे दे दिया गया है इसका म्यू, म्यू कितना दिया गया, इसका म्यू दिया गया 1.5, मतलब उसको मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि भाई मेरे पास पहले तो जानने की कोशिश करते हैं एंगल आर कितना बना होगा, तो फटाफट से स्नेप्स लगाते हैं। साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू होता है, इज इक्वल टू साइन आई मेरे पास कितना, साइन 30, साइन 30 कितना हो जाता है 1/2 अपॉन में साइन आर, ये किसके इक्वल है भाई, म्यू की वैल्यू कितनी है, जरा फिर से लिख देते हैं 3/2 है। जरा देखते हैं कि साइन आर कितना आ जाएगा, यहां से मेरे पास साइन आर आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अच्छा अब जरा देखो साइन आर मतलब साइन इनवर्स 1/3, तो इसका मतलब आर की वैल्यू यहाँ पर, जरा डाटा चेक करो, इस क्वेश्चन के अंदर सब कुछ दिया गया है, साइन इनवर्स 1/3 यहाँ पर दिया गया है 19.5 डिग्री, इसका मतलब आर कितना हो गया एक तरीके से आपका 19.5 डिग्री, ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया है भाई, मैं अपनी तरफ से नहीं पुट कर रहा हूँ कि कैलकुलेट करके, ये क्वेश्चन के अंदर आपके दे दिया गया है। तो साइन आर एक तरीके से कितना हो जाएगा आपका, आर एक्सटेंड कर लेते हैं इसको, आर हो गया एक तरीके से आपका 19.5 हो गया। अब अगर ये 19.5 हो गया तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 10.5 हो जाएगा, ये एंगल जिसे हम डेविएशन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब पूछा गया है भाई ये हमारी लेंथ कितनी दे दी थी, 3.82 दे दिया था, ठीक है। तो ये किस तरीके से आता है जरा हम देखते हैं, ये भाई ये अगर डी पूछा है तो ये भी आपका क्या होगा, डी होगा। अब अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की, यहां से लेकर यहां तक की, इसको मैं x नाम दे देता हूं, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं y। अब मेरे पास x अगर मुझे निकालना हो तो x मेरे पास कितना हो जाएगा, x हो जाएगा मेरे लिए d/cos 19.5, d/cos 19.5, और cos 19.5 की वैल्यू इसने दे दी है 0.94, ये दिया हुआ डाटा है, d अपॉन में इसका मतलब क्या हो गया 0.94, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, x आ गया। अब x से मैं y को निकाल सकता हूं भाई, y मेरे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू है मेरे पास x साइन 10.5 डिग्री, ठीक है। तो y मेरे पास ये आ चुका है, y की वैल्यू मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है 3.82 दे रखी है। अब x की वैल्यू मैंने यहां से निकाली थी, d अपॉन में 0.94, ठीक है। अब साइन 10.5 क्या हो जाएगी भाई, साइन 10.5, साइन 10.5 आपकी हो जाएगी 0.18, ठीक है। ये भी आपका दिया हुआ डाटा है, साइन 10.5 की वैल्यू दे रखी है कितनी 0.18 दे दिया है, इसको इधर लेके जाऊंगा, इसको इधर लेके आ जाऊंगा, यहां से मेरे पास क्या आ गया, दिस एम्प्लाइज दैट d इज इक्वल टू 3.82 इंटू कितना आ जाएगा 0.94 अपॉन में 0.18, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 18 5 90 होते हैं, 5 से फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लगभग इसका आंसर कुछ आ जाएगा। जब आप कैलकुलेट करोगे तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इसका अप्रोक्स वैल्यू ले लेना 18, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट चुका है यहाँ पर,
तो 5.18 का आधा 9 का आधा 4.5 होता है। तो एक तरीके से ये आपका हो जाएगा 5.5 नहीं 5.25, इस दोनों का जवाब करोगे एक तरीके से आएगा ये आपका 5.25, और 5.25 से इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब अप्रॉक्स वैल्यू तो आपकी आ जाएगी। इसको अगर आप लेंगे 4 ले लेंगे, इसको 5 ले लेंगे, तो 20 के आसपास जो भी एक आंसर आने लगेगा आपका, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए थे तो वो मैंने तो यहाँ पर नहीं कराया, लेकिन आपके मिल जाएंगे बहुत ही मतलब दूर दूर से आपके सारे ऑप्शन के 20 के पास वाला 19 पॉइंट समथिंग वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, ये आप फटाफट से देख के नोट कर लीजिएगा। ये मैं यहाँ पर ये इस तरीके से करके लाइन डाल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए भाई। 0.94 था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 को पढ़ लो। वैसे तो डिस्कस हो ही गया होगा वैसे भी एक क्लास में, लेकिन नहीं भी है तो चलो एक बार फिर से कर देते हैं। बोला गया है भाई बहुत सारी स्लैब्स बना दी गई हैं आपकी। कितनी है? ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है, और ये आपका N5 है। यहाँ से एक लाइट रे आती है, ठीक है, पक्का डेविएट हो जाएगी इस तरीके से करके, इससे ऐसे करके ये आगे कीप ऑन गोइंग इस तरीके से हो जाएगी। फाइनल रे आपकी कैसी होगी? फाइनल एमर्जेंट रे इसी रे के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। अगर ये मीडियम आपका N1 है तब होगी, अगर ये N1 होता है तब। जब हम देखते हैं कि वही चीज हम जानने की कोशिश करते हैं, इसने क्या दिया होता है कि प्रूव दैट N1 साइन है, भाई ये एंगल क्या दे दिया इसने? I1 दे दिया है, ठीक है। और ये एंगल क्या दे दिया है? I2 दे दिया है, ये एंगल I3 दे दिया है। तो हर एक जगह पर जो एंगल है उसने I4 दे दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें बनाई गई हैं। अब ये आपका जो R होता है R1, ये आपको पता है कि R1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? I2 के इक्वल होता है। और ये अगर आपका R2 है तो R2 आपका किसके इक्वल होता है? I3 के इक्वल होता है। ज्योमेट्री से बोल रहा हूँ ये मैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये R3 है तो R3 आपका किसके इक्वल होता है? I4 के इक्वल होता है। जरा देख लीजिए आप इसको अच्छे से कि चीजें सही लिखी हैं भाई। ये दोनों आपके क्या होते हैं? ये पैरेलल लाइंस होती है ना, ये दोनों नॉर्मल, तो आपके ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाने लगते हैं। अब जरा मैं इक्वेशन लिखनी शुरू करता हूँ। N1 साइन I1 इज इक्वल टू N2 साइन R1, ठीक है। और साइन R1 और R1 और I2 तो आपके क्या होते हैं? एक तरीके से। चलो दूसरा इक्वेशन क्या होता है? N2 साइन I2 इज इक्वल टू N3 साइन R2 हो जाएगा। अब यहां पर देखो जरा, R1 और I2 दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। N2 यहाँ पर भी, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएंगे? ये दोनों क्वांटिटी भी इक्वल हो जाएंगी। तो मतलब मैं यहाँ पर भी इक्वालिटी डाल सकता हूँ। अब तीसरी इक्वेशन के लिए मैं क्या लिखूंगा? N3 साइन I3 इज इक्वल टू N4 साइन R3, ठीक है। अब ये देखोगे R2 आपका I3 के इक्वल है, लिखा हुआ है वहां पर, तो ये दोनों क्वांटिटी भी आपकी इक्वल होते चली जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक तरीके से
फिर इसके लिए जरा लिखते हैं कि N4 साइन I4, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, N5 साइन R4, ठीक है। अब देखोगे R3 और I4 ये भी क्या है, इक्वल है, तो ये भी क्वांटिटी क्या हो जाएंगे, मतलब सारी क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल होती जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, N1 साइन I1 इज इक्वल टू N2 साइन I2, N3 साइन I3, ये तीनों क्या है, ये आपकी यही चीज पूछी गई है, जो इस साइड में लिखता जा रहा हूँ ना, ये क्वालिटी के, यही चीज पूछी गई है जो डायरेक्टली आपकी इक्वेशंस के थ्रू आ जाती है। इसको आपको याद भी रखना होता है, ठीक है, कि स्लैब्स के अंदर से ये आपके इस तरीके से रेशियो आने लगते हैं। ऑल्सो प्रूव दैट अगर आपका बोला गया है कि अगर आपका N1 और N4 अगर आपका इक्वल हो जाता है तो आपकी इमर्जेंट रे पैरेलल हो जाएगी, मतलब यहां से निकलने वाली रे आपकी पैरेलल हो जाएगी। अगर आपका N1 और N4 इक्वल हो जाता है तो मतलब ये वाली जो रे है वो इस वाली रे के, इसको मैं नाम देता हूँ, ये वाली रे और ये वाली रे आपकी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। कैसे कह सकते हैं भाई, N1 साइन I1, N4 साइन I4, N1 और N4 तो आपने कर दिए, पर ज्यादा लिख लेते हैं इसको, N1 साइन I1 इज इक्वल टू क्या था, N4 साइन I4, N1 और N4 तो आपने इक्वल कर दिया, तो मतलब दोनों कट आउट। इसका मतलब क्या हो गया, I1 इज इक्वल टू I4, इसका मतलब क्या हो गया, रेंज कैसी हो गई, पैरेलल हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं जरा, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए आप लोग भाई प्रॉब्लम नंबर 11 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 11 की तरफ आ जाइए। एक ऑब्जेक्ट है जो 90 सेंटीमीटर अबव है वाटर सरफेस के, ठीक है, इसको वाटर से देखा जाता है, इसको वाटर से देखा जाता है नियरली नॉर्मली, मतलब अप्रोक्स इसके नीचे ही है जैसे आई। तो आपको बताना है कि भाई इसकी अपरेंट हाइट क्या होगी। हाइट कहां से मेजर होती है, सरफेस से मेजर होती है, तो मतलब वो ये डिस्टेंस नहीं, यही वाला डिस्टेंस कितना हो गया होगा आई के लिए, वो पूछा है। तो क्या हो जाएगा भाई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, एक तरीके से आपकी वाटर है तो म्यू कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। इसके रिलेटिव में इसका म्यू कितना हो जाएगा भाई, इसके रिलेटिव में इसका म्यू हो जाएगा 1/4/3, कितना हो जाएगा, एक तरीके से 3/4। ये कैसा है, ये रिलेटिव है। अगर मैं पानी से इसको देख रहा हूँ तो इसका मुझे 3/4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखेगा, और मेरे पास फॉर्मूला तो होता ही है 90 डिवाइड बाय म्यू, कितना आ जाएगा 90 डिवाइड बाय 3/4, क्या आ जाएगा एक तरीके से 120 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम भाई प्रॉब्लम नंबर 12 पर। प्रॉब्लम नंबर 12 पर आते हैं। प्रूव दैट, फटाफट से पढ़ लीजिए इसको। मतलब अगर आपकी एक स्लैब है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं ले लेता हूं N1, ठीक है, और ये आपकी N2 है, तो अगर मैं इसके थ्रू जरा दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं तो इसके अंदर इसकी अगर थिकनेस आपकी D ले लेता हूं तो इसके अंदर जो शिफ्ट होता है वो D होता है 1 अपॉन में, सॉरी,
डी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन में म्यू रिलेटिव, ठीक है। और ये जो म्यू रिलेटिव होता है वो होता है आपका, इसको हम उल्टा कर देते हैं जरा, सही लगेगा। ये आपका n2, ये आपका n1। म्यू रिलेटिव होता है आपका n2 अपॉन में n1, या फिर म्यू2 अपॉन में म्यू1, कोई कुछ भी नाम दे सकते हो, ये आपका होता है, ठीक है। तो अब हमें जरा इसको क्या है कि प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए चलिए करना शुरू करते हैं, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन पहले समझ लिया होगा, इसका मैं री डायग्राम बनाता हूँ, इसका हम री डायग्राम बनाते हैं। कि भाई सबसे पहले तो इसका हम ऐसे देखने लगते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, तो एक रे जाएगी हमारी, एक रे तो हमारी सीधी निकल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूँ इस एंगल को, लेकिन ये होता बहुत छोटा है। तो एक रे गई आपकी, एक रे आपकी इस तरीके से गई, इस तरीके से गई, तो आपका जो ये एंगल बनेगा वो कितना थोड़ा छोटा हो जाएगा, और लास्ट में फिर से इस तरीके से निकल जाएगा, और इमेज आपका क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर की साइड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपका आई हो जाता है, जिसके अंदर आपका ये रे एंटर करता है, ठीक है। और जरा करना शुरू करते हैं। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये आपका I1 रहा होगा, ठीक है। जरा हम करते हैं साइन, जरा स्नेल्स लॉ लगाते हैं। हमें पता है कि आपका ये जो I1 होता है ये बहुत स्मॉल होता है, साइन I1 ये क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये R बन जाएगा, साइन I1 अपॉन में साइन R1। ये आपका किसके इक्वल हो जाता है भाई, ये आपका कितना है, इधर भी आपका n1 है, ये किसके इक्वल हो जाता है भाई, R1 का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा n2, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक तरीके से n1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये चीज आपको शायद से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो जरा हम देखते हैं कि भाई पहले रिफ्लेक्शन से हुआ क्या। पहले रिफ्लेक्शन से हुआ कि इमेज किस साइड चली जाएगी, भाई ये रे थी, ये इस साइड मुड़ी, तो आपकी फर्स्ट इमेज जो है ये कहीं यहाँ चली गई होगी, ये आपकी गई होगी I1। जरा I1 आपका कितना हो गया होगा ये हम देखते हैं। अगर इसका डिस्टेंस मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस पहले स्लैब से, इसका डिस्टेंस मैं यहां से देख रहा हूं, इसका डिस्टेंस स्लैब से अगर x था, ठीक है, तो वो कितना हो गया होगा भाई, जरा हम वो चीज जानने की कोशिश करते हैं। ये वाला एंगल अगर ये आपका I है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। जरा देखो ये वाला एंगल अगर I है, थोड़ा सा मैं लाइन को आपको दें, ये आपकी इस तरीके से करके ऐसे आती है, और अगर ये पूरा वाला एंगल यहाँ तक, यहाँ से लेकर इस, ये आपका I है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। और साइन I1, ठीक है, मतलब सॉरी I1 था ना, ये आपका I1, साइन I1 अपॉन में साइन R1 की वैल्यू देखी जा रही है। अब अगर ये आपका R1 था, यहाँ पर इस लाइन को मैंने क्या करा है, पीछे एक्सटेंड करा है, और ये क्या था आपका, इसके साथ ये एंगल कितना था, R1 था, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका R1 हो जाएगा। मैं इस डिस्टेंस को क्या ले लेता हूँ, एक तरीके से इस वाले डिस्टेंस को P ले लेता हूँ, यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को, यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को मैं P ले लेता हूँ। तो साइन, क्योंकि डेरिवेशन ही इसने पूछी है, काफी लोग हो सकता है भूल गए हो, तो साइन I1 मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, एंगल जब छोटा होता है तो ये किसके इक्वल हो जाता है, tan I1 tan R2 के इक्वल हो जाता है। अच्छा, tan I1 मेरा किसके इक्वल हो गया होगा, tan I1 मेरा इक्वल हो गया होगा P अपॉन में x के इक्वल हो गया होगा, और tan R2 मेरा किसके इक्वल हो गया होगा, tan R2 मेरा इक्वल हो गया होगा P अपॉन में, भाई ये मैं मान लेता हूं y, ठीक है, जहां पर पहले इमेज आ गई होगी, तो P अपॉन में y आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई, y अपॉन में x मेरे पास कितना आ गया, एक तरीके से यही थी ये क्वांटिटी, बाद में इसके इक्वल है, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, n2 अपॉन में n1 आ गया, ठीक है। ये मेरे पास आ गया y का डिस्टेंस, तो मतलब y क्या आ जाएगा, यहां से y आपका आ जाएगा x n2 अपॉन में n1 आ जाएगा। देख लेना जरा, सिंपली सॉल्व करता हुआ चला गया इसको, ठीक है। ये मेरे पास आ गया भाई। अब ये जो इमेज होगी
ये इस वाले रिफ्रैक्शन के लिए क्या ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसका मतलब अगर ये R1 था तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका R1 हो जाएगा, ठीक है। और ये R1 हो जाएगा तो फिर से क्या है कि भाई यहां से नहीं निकली और फिर से आपकी किस पे चली जाएगी, ये N1 में ही जा रही है, तो ये फिर से एंगल कितना हो जाएगा आपका I1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब जरा यहां से दिख लीजिएगा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि भाई आपका कितना आया था, ठीक है। क्योंकि हमें अब निकालना है कि ये I1 से भाई ये इमेज यहाँ पर किस तरीके से शिफ्ट होके आ जाएगी। अब इसका यहां से जो डिस्टेंस है वो कितना था, यहां से डिस्टेंस था y, ठीक है। अब यहां से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा y प्लस डी, y प्लस डी। ये जो डिस्टेंस हो जाएगा भाई, मैं एक तरीके से इसको नाम देता हूं, अलग से यहाँ पर सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे। स्पेस थोड़ा सा मेरे पास कम है, या तो यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो ये जो पूरा डिस्टेंस हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक y प्लस डी हो जाएगा। ये किसके इक्वल आ गया, y मेरे पास आया x n2 अपॉन में n1 प्लस कितना आ गया d आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैं वही लॉ लगाऊंगा कि भाई ये तो मेरे पास कितना आ गया था भाई, ये एक तरीके से ये वाला डिस्टेंस था, तो यहाँ पर फिर से मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा। स्नेल्स लॉ मेरे पास क्या बोलती है, साइन R1 अपॉन में साइन I1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है भाई मेरा, साइन R1 की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन R1 की जगह यहाँ पर आ जाएगा N2 और ऊपर आ जाएगा आपका N1। ये क्या है, दोनों छोटे हैं तो मैं फिर से बोल सकता हूँ, यहाँ पर इसको ऐसे लेके जाके बोल रहा हूँ कि कितना हो जाएगा 10 R1 अपॉन में 10 I1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब 10 R1 यहाँ से मैं फिर से जरा इस चीज को कैलकुलेट करना चाहूंगा कि भाई चीजें क्या क्या हो रही हैं। अब जरा यहाँ से देखना कि ये पहले इमेज R1 मेरे पास क्या थी भाई, R1 का जो ट्रायंगल बन रहा है वो मेरे पास बन रहा है, यहाँ से देखो, ठीक है। यहाँ से ये आपका कुछ जो डिस्टेंस है, ये आपका एक ये वाला ट्रायंगल मैं पहले कंसीडर करूंगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस आ जाएगा, एक चीज जरा देख लेते हैं कि डिस्टेंस मेरे पास कितना आ गया x, भाई ये डिस्टेंस मैं क्या ले लेता हूँ, पी क्यू ले लेता हूँ, ठीक है। तो q अपॉन में एक तरीके से q अपॉन में कितना आ जाएगा, ये साइन क्या था, साइन R1 है ना ऊपर, तो साइन R1 को मैं 10 R1 के, तो मैं एक तरीके से क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर 10 R1 की वैल्यू। एक काम करते हैं, मैं इस पूरे को रब कर देता हूँ, इस पूरे को हम रब कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाता है, इस चीज को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। तो क्या लिख देते हैं भाई इसको 10 R1 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई 10 R1, ठीक है। तो R1 एक तरीके से आपका क्या हो जाएगा भाई, R1 को मैं अगर यहाँ पर इस तरीके से करके लेके जाऊंगा तो 10 R1 मेरे पास कितना हो जाएगा आपका Q अपॉन में, ठीक है, वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल b प्लस x n2 बाय n1 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो हमें निकालना है, तो साइन I1, तो भाई ये वाला डिस्टेंस तो एक तरीके से अगर मैं इसको z मान लूं यहां से लेकर यहां तक का, तो ये तो मुझे निकालना है। या फिर हो सकता है वो डिस्टेंस क्या है, कुछ यहाँ पर ना आके भाई ये इमेज कहाँ थी, थोड़ा सा मान लेते हैं कि यहाँ आती, तो एक तरीके से क्या है, मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का z। तो क्या हो जाएगा भाई, ये q अपॉन में z आएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10i, मतलब एक तरीके से n1 अपॉन में n2 हो जाएगी। ये q से ये q कैंसिल, z ऊपर चला जाएगा, z आ गया यहाँ पर, तो एक तरीके से क्या हो गया z अपॉन में
डी प्लस एक्स n2 बाय n1 आ जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा n1 अपॉन में n2 आ जाएगा। इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, z की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी भाई, z की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी, इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n1 अपॉन में n2 प्लस क्या आएगा, इसको जब करेंगे x आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो ये मेरी किस चीज की वैल्यू आई, z, मतलब भाई फाइनल इमेज यहां से कितने उस पे दिख रही होगी, ठीक है, ये आ जाएगा मेरा d, ठीक है। इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता था, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता था, x प्लस d अपॉन में सजा के n2 अपॉन में n1, ठीक है, ये मेरे पास होता z की वैल्यू, ठीक है, जो फाइनल इमेज मुझे दिख रही है। अब हम आते हैं जरा किस चीज पे कि भाई शिफ्ट, क्योंकि हमसे जो है शिफ्ट का फॉर्मूला मांगा गया है कि शिफ्ट कितना रहा होगा, कि भाई पहले ऑब्जेक्ट था कहां पर, पहले ऑब्जेक्ट था x पर, तो ठीक है, अब दिख रहा है यहाँ पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस माइनस क्या करेंगे, दिस कर देंगे एक तरीके से, दिस माइनस दिस कर देंगे कि भाई ये ऑब्जेक्ट दिख कहां पर रहा है, x प्लस डी अपॉन में n2 अपॉन में n1 पर दिख रहा है, ठीक है। कहां से दिख रहा है, एक तरीके से यहां से, भाई पहले इसका डिस्टेंस कितना था इस वाले सरफेस से, इस वाले सरफेस से जो इसका डिस्टेंस था x तो यहीं से था और d यहां से था, तो कितना हो जाएगा टोटल x प्लस डी, तो पहले था इसका x प्लस डी और बाद में ऑब्जर्व हुआ ये, तो मतलब एक तरीके से क्या हो जाएगा, यहां तक इसको नोट कर लीजिए, ये आपका क्या आ गया, ये z आ गया, ठीक है। मैं आगे की चीजों को या तो रब कर देता हूं, ये आप बैक जाके फिर से देख भी सकते हैं। तो अब आते हैं जरा यहां पर से किस तरीके से कर रहे हैं, जरा इसको देखो, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस डी माइनस कितना हो जाएगा, x प्लस डी अपॉन में n2 अपॉन में n1, तो यहां पर से x तो x कट गया, d बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, कितना आ गया 1 माइनस 1 अपॉन में n2 अपॉन में n1, इसी चीज को क्या बोलते हैं, म्यू रिलेटिव, यही हमसे पूछा भी गया था, यही हमसे पूछा भी गया था, बेसिकली सॉल्व करा है। और आपको जस्ट ऐसे, अगर ये तो मैंने पूरी डेरिवेशन दिखा दी है इसकी किस तरीके से आपकी आती है, किस तरीके से खेल शुरू होता है, तो एक तरीके से अगर हमको ये तो चीज पता ही है कि भाई क्या होता था, बेसिक फॉर्मूला कहां से आता है हमारा, एक मिनट, अगर हम देखते हैं तो ये आपकी पूरी डेरिवेशन आपकी इस तरीके से होगी। हम अगर जानते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, भाई हमें ये चीज पता ही है कि जब आपका आसपास का मीडियम, जब आपका एयर होता है एक स्लैब के लिए, ठीक है, तो कितना होता है फॉर्मूला, 1 माइनस 1 बाय म्यू होता है, वो म्यू इसलिए होता है क्योंकि आसपास का जो मीडियम होता है ना वो 1 होता है, तो इसके रिलेटिव में इसका जो म्यू होता है वो म्यू ही रहता है, ठीक है। अगर ये आपका कुछ और हो जाए, जैसे कि यहाँ पर आपका μ2 हो जाए और यहाँ पर आपका μ1 हो जाए, तो फॉर्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में μ2 बाय μ1, या फिर μ1 आपका ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से आपका एक खेल हो सकता है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा टिपिकल टाइप रहा होगा, ठीक है, मैथमेटिक्स थोड़ा सा ज्यादा था, पिक्चराइजेशन इसके अंदर करना था, तो जितना था ये चीज मैंने यहाँ पर आपको कर दिया है। थोड़ा सा बोर्ड का साइज छोटा होने से आपको प्रॉब्लम होगा, उसके लिए सॉरी, पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे रुक रुक कर तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ये आगे देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 13 पर आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 13 पर आते हैं। भाई इसके अंदर बनाए गए हैं इस तरीके से करके, ए बी है, सी डी है, यहाँ का इंडेक्स μ3, यहाँ का μ2, यहाँ का μ1 दे रखा है, थिकनेस इसकी T1 है, इसकी T2 दे दी गई है,
ठीक है, तो अपरेंट डेप्थ पूछिए बिलो द लेवल ऑफ बी, मतलब बी के नीचे जो है इसकी कितनी, ये इसकी कितनी अपरेंट डेप्थ हो गई होगी ये। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है भाई, वही अभी जो पिछला हमने सिखाया उसी का थोड़ा सा यूज करते हुए क्या हो जाता है, अपरेंट डेप्थ में T1 अपॉन में कितना हो जाएगा इसका म्यू रिलेटिव, तो म्यू रिलेटिव इसका क्या हो जाएगा भाई, μ1 अपॉन में μ2, ये क्या हो जाएगी इसकी अपरेंट डेप्थ बिलो ए बी। अपरेंट डेप्थ किसके है, बिलो ए बी, जो इसके अंदर एग्जांपल 13 के अंदर, सॉरी प्रॉब्लम 13 के अंदर पूछी भी गई है, अपरेंट डेप्थ बिलो ए बी। दूसरी चीज क्या पूछी गई है भाई, अब आते हैं इसी एक्चुअल प्रॉब्लम 13, 14, 15 एक पैसेज के जैसी है, पूछा गया है, इसको हटा देते हैं। प्रॉब्लम 14 के अंदर दिया गया है कि भाई अगर आपकी एक तरीके से अगर आपकी आई जो है यहां पर हो, वो इंडायरेक्टली ये कह रहा है कि आपका जो है जब इंसिडेंट रे, मतलब ऑब्जेक्ट अगर आपका कहीं यहां पर रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका बिलो सरफेस यहां पर रखा है, और आपकी जो इंसिडेंट रे है जो सीडी के अंदर इंसिडेंट रे कैसे जाएंगी, रे पहले यहां से जाएगी, ये इसके अंदर ये वाली रे जो होगी, ये अभी जो चली ये क्या होगी रिफ्लेक्टेड, और ये आगे जाके जब इस पे टकराएगी इसी चीज को ये क्या बन जाती है, ये इंसिडेंट रे बन जाती है। तो जब तक कि ये इंसिडेंट रे रहती है तब तक बताना है कि तब तक आपकी अपरेंट डेप्थ क्या पूछी गई है, ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टू द व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब एक तरीके से जब तक ये इंसिडेंट रे रहती है तब तक जो है आपको इस ऑब्जेक्ट की डेप्थ बतानी है, मतलब आई आपकी एक तरीके से कहां पर है, अभी इसका रिफ्लेक्शन नहीं लेना है, अभी ये इंसिडेंट रे लेनी है, तो एक तरीके से क्या हो जाएगी आपकी T2 प्लस T1 अपॉन में μ1 अपॉन में μ2, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या चीज है भाई, अब अगर ये आई इसकी बाहर निकल जाए, मतलब रिफ्लेक्शन हो ही जाए, तो फिर क्या हो जाएगी, तब तो आसान है। ये आपका क्या है, ये आपका प्रॉब्लम, ये तो आपका हो गया प्रॉब्लम 14 का। प्रॉब्लम 15 के अंदर क्या है, आई जब आपकी बाहर हो जाए, मतलब आपका एक तरीके से अगर आपका ऑब्जर्वर μ3 मीडियम के अंदर है तो क्या हो जाएगा भाई, आपका T2 अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, इसका रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, μ2 अपॉन में μ3 प्लस T1 अपॉन में μ1 अपॉन में आपका हो जाएगा μ2। ये आपका हो गया प्रॉब्लम नंबर 15 का। आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं इसके अंदर क्या पूछा गया है। अब आ जाइए प्रॉब्लम नंबर 16 पे। प्रॉब्लम नंबर 16 पढ़ लीजिए भाई। रेडियस ऑफ इल्यूमिनेंस पूछा होगा, इस टाइप का प्रॉब्लम बताया भी जाता है, आपके लेक्चर में कराया भी गया होगा कि आपका h हाइट नीचे एक सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब सोर्स ऑफ लाइट रखा है, ठीक है। आपको बताना है मुझे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस बताना है, ठीक है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस मतलब एक पर्टिकुलर, उसके बाद आपकी जो लाइट है वो फिर से इसके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको मुझे ये सर्कल बताना होता है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक तरीके से एक सर्कल बन जाएगा। तो एक यहाँ पर ये एंगल कितना होता है जरा हम देख लेते हैं भाई। ये क्या होता है, क्रिटिकल एंगल होता है। वो क्रिटिकल एंगल किसके इक्वल होगा भाई, इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका म्यू है, ठीक है, तो इसका क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/μ आपका क्या हो जाता है, ये c की वैल्यू हो जाती है। इसका मतलब साइन c इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है, 1/μ के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी c होगा। और हमें क्या बताना है, एक तरीके से अगर मुझे ये x मिल जाए तो वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये रेडियस बन जाएगा। तो पाई
एक्स स्क्वायर मेरा डायरेक्ट आंसर होगा। मुझे क्या करना है, एक्स निकालना है बस। एक्स कैसे आ सकता है मेरे पास, एक्स है एक्स अपॉन में एच इज इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, टेन सी हो जाता है। जब साइन सी मेरे पास कितना है, 1/μ, तो मैं जरा ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये मेरा क्या है, सी हो गया, एक तरीके से सी हो गया। तो साइन सी मेरे पास क्या है, 1 में म्यू दे रखा है, तो म्यू एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज 1 क्या हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। ठीक है, अब टेन सी कितना हो जाएगा, टेन सी हो जाएगा मेरे पास 1 में अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो टेन सी की वैल्यू जरा मैं यहां से डाल सकता हूँ, यहां से मैं टेन सी लिख सकता हूँ 1 में म्यू स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। ठीक है, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 में म्यू स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट हो गया। तो x मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, x यहां पर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई, x आ जाएगा मेरे पास h अपॉन में म्यू स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। क्या था मेरे पास, पाई एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, पाई एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाता है हमारा क्वेश्चन। फाइंड द रेडियस पूछा था। ठीक है, मैंने आपको एरिया भी साथ में निकाल दिया। अगर रेडियस आ जाता तो एरिया आ ही जाएगा आपका। आगे देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 17। प्रॉब्लम नंबर 17 विल बी योर लास्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 17 आपकी क्या हो जाएगी भाई, ये h हाइट नीचे एक आपका ऑब्जर्वर है, एक शिप है दिया गया है, एक शिप है जो इस रिवर के अंदर तैर रहा है। तो शिप है रिवर के अंदर, शिप मतलब जनरली रिवर के अंदर नहीं, सी के अंदर होते हैं, कोई बात नहीं, छोटा वाला होगा। ठीक है, दिया गया है कि ये एक x डिस्टेंस पर है और ये जो x है ये आपका मच मच ग्रेटर देन h है। आपको बताना है, आपको ये बताना है, क्या बताना है इसके अंदर, फाइंड द एंगल मेड बाय द वर्टिकल ऑफ द लाइन ऑफ साइड ऑफ द शिप। ठीक है, मतलब शिप का जो है वर्टिकल से जब ये दिख रहा होगा तो कितना एंगल बन रहा होगा। तो इसका मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो इसमें क्या है कि शिप के बॉटम को मत नहीं देखना है हमें। शिप मतलब एक तरीके से ये शिप यहाँ से देखना चाहिए। तो ये बहुत दूर से अगर रे आएगी आपकी तो ऐसे आएगी और ऐसे आपकी आके इस तरीके से एंटर करेगी। ठीक है, अब अगर बहुत दूर से आ रही है क्योंकि एक्स आपका बहुत बड़ा है तो आपका कितना हो जाएगा, एक तरीके से 90 डिग्री। ठीक है, और मैं कुछ ऐसे भी कर सकता था कि भाई एक रे ऑफ लाइट अगर मैं यहाँ से भेजूं, उस रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का यूज करूंगा। एक रे ऑफ लाइट अगर मैं यहाँ से भेजता तो आपकी ये क्या करती, थोड़ी देर के बाद ये आपकी ऐसे पैरेलल हो जाती, 90 डिग्री हो जाती इस सरफेस के और शिप को स्ट्राइक करती। मतलब एक रे आपकी ऐसे आ सकती है और इस तरीके से करके ऑब्जर्वर के पास भी आ सकती है। कैसे, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का यूज करके सेम पाथ को वो क्या करेगी, ट्रैक करेगी। भाई अगर सोर्स आपका यहाँ पर होता तो कुछ इस तरीके से लाइट जाती, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो यहाँ से ऐसे करके आपके पास रे आएगी। अब अगर आपके पास रे आएगी तो आपको क्या है, जैसे ये वाला एंगल पूछा गया है भाई, ये वाला ही एंगल पूछा गया है, ये थीटा। ठीक है, अब ये थीटा कितना बन जाएगा, फाइंड द एंगल मेड बाय द वर्टिकल ऑफ द लाइन साइड ऑफ द शिप। ठीक है, मतलब ये वाला थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा तो कितना हो जाएगा, ये थीटा तो 90 हो जाएगा। ये थीटा क्या है, क्रिटिकल एंगल एक तरीके से। तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/μ। h का कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, म्यू इसका क्या हो जाएगा, एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया था म्यू ऑफ द। सो इसी के साथ आपका ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन आप सब लोगों का समाप्त होता है।
तो अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर से एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते रहिए, प्रॉब्लम्स के ऊपर अच्छे से भिड़िए, उसको डिटरमिनेटली सॉल्व करिए अच्छे से। ठीक है, गुड बाय।